दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गरीब सहेली की शादी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। चेन्नई शहर के कॉलेज में दीपिका और अमन पढ़ाई किया करते थे। दोनों सेम क्लास में थे। एक दिन दीपिका अमन से कहती है, अमन, क्या तुम्हारे साइंस के नोट्स पूरे हैं? हाँ, मेरे नोट्स पूरे हैं। क्या आप मुझसे नोट्स शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल। दीपिका अमन से नोट लेकर अपना काम पूरा करती है। इसी तरह से दोनों एक दूसरे से किसी न किसी तरह की मदद लेते रहते थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उन्हें एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार हो गया। वो दोनों कॉलेज की छुट्टी के बाद कभी पार्क में तो कभी मॉल में मिलने के बहाने घूमने जाया करते थे। ऐसे ही कॉलेज का फाइनल डे आ गया। तभी दीपिका अमन से कहती है, अब हम मिल नहीं पाया करेंगे। तो फिर चलो हम शादी कर लेते हैं। शादी? दीपिका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है जब अमन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। अमन अपनी माँ से कुछ कहता है, मम्मी, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, कौन है वो लड़की? वो मेरे साथ मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी और आप उसे जानती भी हैं। अच्छा, कौन है वो? माँ, वो दीपिका ही है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अमन की मम्मी नाराज हो जाती हैं और उससे कहती हैं, वो सांवली लड़की तुम्हें पसंद आई? तुझे दुनिया में और कोई लड़की नहीं मिली क्या? मैं तेरी शादी उससे कभी नहीं करने दूंगी, क्योंकि वो लड़की काली है और मैं उसे अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकती। माँ, मैं उससे ही शादी करूँगा, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। इधर दीपिका भी अपनी माँ से अमन के बारे में बात करती है। उसकी माँ भी दीपिका की बात सुनकर उसकी शादी के लिए राजी तो हो जाती है, क्योंकि दीपिका सांवली है। उसके लिए सही लड़का ढूंढने में बहुत कठिनाई होगी। इसीलिए दीपिका की माँ खुशी खुशी उस रिश्ते के लिए राजी हो जाती है। पर उन्हें उम्मीद नहीं होती कि अमन के घर वाले तैयार होंगे कि नहीं। लेकिन फिर भी दीपिका की माँ अमन के घर जाकर उसके माँ बाप से बात करने के लिए कहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दीपिका की माँ अपनी बेटी का रिश्ता लेकर अमन के घर जाती है और अमन के घर वाले बच्चों की जिद के आगे नामन से ही शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। फिर अमन और दीपिका की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शादी के बाद मुंह दिखाई का दिन आ जाता है। सभी औरतें दीपिका के सांवले रंग होने की वजह से दीपिका का बहुत मजाक उड़ाती हैं और उसके सास से कहती हैं, नीतू, तुम्हारी बड़ी बहू तो एकदम हीरा है और छोटी कोयला। तुम छोटी बहू को धूप में कम निकाला करो, वरना इसका रंग और भी काला हो जाएगा। तभी सब औरतें जोर जोर से हंसने लगती हैं। अपनी सुंदरता की तारीफ सुनकर रूपाली बहुत इतराती है और हंसते हुए अपनी देवरानी से कहती है, अरे दीपिका, तुम थोड़ा हल्दी बेसन लगाया करो, क्या पता तुम्हारे रंग पर भी कुछ असर पड़ जाए। शादी के बाद भी दीपिका की सास अपनी बड़ी बहू की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकती थी, जबकि दीपिका को वो लगातार ताने ही मारती रहती और खरी खोटी सुनाते रहती। तुम बार बार मेरे सामने मत आया करो, तुम्हें देखती हूँ तो मेरा सारा दिन ही खराब हो जाता है। दीपिका बेचारी सारा दिन काम में लगी रहती, ऊपर से अपनी सास और जेठानी के ताने भी सुनते रहती, क्योंकि उसका रंग सांवला था। अरे रूपाली, तू घर का काम रहने दिया कर, एक ही तो सुंदर बहू है हमारी,
अगर उसका भी रंग फीका पड़ गया तो? इसीलिए सारा काम इस काली बहू को ही करने दे। रूपाली सारा दिन खुद को सजाने संवारने और ब्यूटी पार्लर जाने में ही लगी रहती और दीपिका नौकरानी के जैसे घर का सारा काम करती रहती। दीपिका, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ और मेरी भाभी तुम्हारे रंग को लेकर पूरे दिन ताने देती रहती हैं, लेकिन फिर भी तुम चुपचाप सहती रहती हो और कुछ भी नहीं कहती हो। अमन, उनको जैसा लगता है उनको कहने दो, पर मुझे बुरा नहीं लगता। एक रोज नीतू का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है, जिससे उसके पैर में और हाथ में चोट आ जाती है और वो अपनी बड़ी बहू रूपाली को बुलाती है। बेटा, मुझे हॉस्पिटल ले चल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है बेटा। अरे मम्मी, मेरा भी पार्लर में अपॉइंटमेंट है और मैं वो मिस नहीं कर सकती, मुझे माफ करो मम्मी जी। और रूपाली कार लेकर पार्लर के लिए निकल पड़ती है। दीपिका भागते हुए आती है और अपनी सास को टैक्सी में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। वो अमन को भी फोन कर देती है और हॉस्पिटल में डॉक्टर दीपिका की काफी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आपकी बहू ने आपको सही समय पर हॉस्पिटल लाकर आपकी जान बचा ली और सही समय पर आपका इलाज हो पाया। कुछ ही देर बाद वो नीतू को लेकर घर आ जाते हैं। घर आने पर दीपिका अपनी सास की बहुत सेवा करती है और रूपाली दिन रात अपने मेकअप और पार्टीज में बिजी रहती है। दीपिका अपनी सास को अपने हाथों से खाना खिलाती है और उनके बाल भी संवारती है, उनके पैर दबाती है। ये सब देखकर नीतू का मन बहुत दुखी होता है और उसे खुद पर अफसोस होता है कि जिसे वो अब तक कोयला समझ रही थी वही तो असल में हीरा था। और बड़ी बहू रूपाली, जिसकी खूबसूरती को मैं हीरा कहती थी, वो तो कोयला निकली। अब नीतू को ये बात समझ आ गई थी कि इंसान की सुंदरता उसके तन से नहीं बल्कि उसके मन से होती है और वो दीपिका को बहुत ही ज्यादा प्यार और सम्मान देने लगती है। दीपिका भी अब अपने परिवार में सही मायने में सही से अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। अशोकपुर नाम के एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम कंगना था। कंगना एक अनाथ और बेसहारा लड़की थी। 2 साल पहले उसके माँ बाबूजी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कंगना का उसके माँ बाबूजी के अलावा और कोई भी नहीं था। कंगना अपने माँ बाबूजी की मृत्यु के बाद अकेली पड़ गई थी। कंगना बहुत सुंदर थी और बहुत मेहनती लड़की थी। वो अपना जीवन यापन करने के लिए खुद ही सिलाई का काम करती है और वो काफी अच्छी सिलाई करती थी। और उसकी 2 बहुत ही अच्छी सहेलियां थीं, सोनाली और नीलम। ये ले कंगना, बता कैसा है ये सूट? वाह, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत जमेगा तुम पर। हाँ, पर ये मेरे लिए नहीं है, ये तेरे लिए है। पर हमारे लिए क्यों? वो इसलिए मैडम, क्योंकि हमारी नीलम को कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं और ये चाहती है कि तू और मैं भी वहाँ पर मौजूद रहें। अब दुल्हन की सहेली भी तो अच्छी दिखनी चाहिए ना, नहीं तो क्या कहेंगे इसके ससुराल वाले कि कैसे दोस्त हैं। और तेरे पास इतना समय भी तो नहीं है कि तू हमारे साथ शॉपिंग पर चल सके, तो हमने खुद ही तेरे लिए सूट ले लिया। बता ना कैसा है? हमने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुम जैसी दोस्त मिली है। चल ठीक है, अब अपना ये रोना धोना बंद कर और ये सूट पहन लेना कल, और थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लेना। चल कल मिलते हैं, बाय। ऐसा कहकर नीलम और सोनाली वहाँ से चली जाती हैं। नीलम सोनाली और कंगना को फोन करती है और उसे घर जल्दी आने के लिए कहती है। कुछ ही देर में लड़के वाले भी आ जाते हैं। लड़के के परिवार में उसकी माता,
बहन और उसका दोस्त आया हुआ था। वो सब गाड़ी से उतरकर घर में जाने लगते हैं कि तभी रोहन की नजर सामने से आ रही कंगना पर जाती है। वो पीली सूट में बहुत ही सुंदर लग रही थी, किसी परी के जैसी। जैसे ही रोहन उसे एकटक देखता है, वो उसे देखता ही रह जाता है। क्या हुआ, कहाँ गुम हो गए? नितिन अपनी नजर रोहन की नजर के पीछे करता है तो उसे पता चलता है कि वो कंगना को देख रहा था। ओहो, अब समझ में आया, क्या देख रहा है? कुछ भी तो नहीं, चल अंदर चले। इसके बाद सब घर के अंदर चले जाते हैं। नीलम की माँ नीलम को बुलाती है। कंगना और सोनाली नीलम को बाहर लाते हैं। नीलम को देखकर नितिन बहुत खुश हो जाता है और रिश्ते के लिए हाँ बोल देता है। नितिन देखता है कि रोहन कंगना को देखे जा रहा है, तो वो रोहन के मन की बात भी बोल देता है। मुझे तो नीलम बहुत पसंद है, पर आंटी जी, हमें अपने दोस्त रोहन के लिए भी आपसे कुछ चाहिए। आप ना कहे तो कह दूं? हाँ, बोलो बेटा, ये तुम्हारा भी उतना ही घर है जितना कि नीलम का। दरअसल मेरे दोस्त रोहन को आपकी बेटी की सहेली कंगना बहुत पसंद है। अगर आप कंगना के माँ बाप से रोहन के रिश्ते की बात चलाए तो। बेटा कंगना? ऐसा क्या बोल दिया आंटी जी, जो आप इतना हैरान हैं? वो बेटा कंगना का कोई भी परिवार वाला नहीं है। ये बेचारी अनाथ है। इसके माँ बाप का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से बेचारी अकेली है, पर बहुत ही गुणी है हमारी कंगना। कंगना भी ये सब अचानक से सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है। उसे इसकी कतई उम्मीद नहीं थी, पर कहते हैं ना, जोड़ी तो आसमान से बनकर आती है। वही हुआ आज। अचानक से रिश्ता तो आया नीलम के लिए था, पर भगवान का लिखा कौन टाल सकता है। हम भी आपको यही बताना चाहते हैं कि रोहन भी अनाथ है। उसका भी हमारे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। पर मेरे लिए नितिन और रोहन में कोई अंतर नहीं है। जितना मेरे लिए नितिन है, उतना ही मेरे लिए रोहन है। इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती कि दोनों सहेलियां एक ही परिवार में मिल जाएं। पर बहन, हम कंगना से पूछे बगैर हाँ नहीं कर सकते। इसकी टेंशन आप मत लो आंटी, इसको तो हम मना लेंगे। नीलम और सोनाली कंगना को एक कमरे में ले जाते हैं और उसे रोहन से शादी के लिए कन्विंस कर लेते हैं और कंगना उनकी बात मान जाती है। इसके बाद सोनाली बाहर आकर ये अनाउंसमेंट कर देती है, मुबारक हो, कंगना को भी शादी मंजूर है। बोले तो मजा आ जाएगा। इसके बाद रोहन कंगना से मिलता है और नितिन नीलम से। मिलने के बाद नितिन के परिवार वाले घर चले जाते हैं। मैं खुद को कितना बदनसीब समझती थी कि भगवान ने मेरे माँ बाप मुझसे छीन लिए, पर आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले और इतनी प्यारी माँ जो मुझे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा चाहती है। इस अनाथ को आपने नहीं बेटा, ये शब्द फिर से तू मुँह से मत निकालना। फिर मत कहना कि तू अनाथ है। हम हैं ना तेरे साथ। एक माँ के होते हुए कोई कैसे अनाथ हो सकता है। ये सब सुनकर सोनाली और नीलम की आंखें भर आती हैं। रीमा सुमन को फोन करती है और बताती है कि शादी की तारीख तय हो गई है और वो ये चाहती है कि नितिन और रोहन की शादी दोनों एक ही दिन हो और किसी चीज की कोई कमी ना हो। बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। तेरी शादी की तारीख तय हो गई है और तेरी और कंगना की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में होगी। हाँ माँ, तुम सच कह रही हो।
मैं जाकर ये खुशखबरी सोनाली को और कंगना को सुनाती हूँ। नीलम दौड़ते हुए कंगना की दुकान पर जाती है। आराम से नीलम, तुझे चोट लग जाएगी। आखिर वो दिन आ ही गया। कौन सा दिन? अब हम तो हुए परदेसी, के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। बहुत बेसुरा गाती है तू। अपना फटा हुआ ढोल बंद कर और काम की बात बता। अच्छा जी, तो सुन कि कंगना और मेरी शादी की तारीख तय हो गई है। आज से ठीक 10 दिन के बाद हम तो तुझे छोड़कर अपने पिया के घर चले जाएंगे। ये सब सुनकर कंगना रोने लग जाती है। तब सोनाली उसे शांत कराती है। आज माँ और बाबूजी होते तो कितना खुश होते। वो जहाँ भी हैं, वो वहाँ से सब देख रहे हैं और वो भी खुश होंगे कि उनकी बेटी को कितना अच्छा हमसफर मिला है। कंगना अपने आंसू पोंछती है। चलो ठीक है, हमको कुछ शॉपिंग भी करनी है और कैटरीना वाला लहंगा भी तो लेना है हमें, और हमें भी तो। और तू क्या लेगी कंगना? मेरे पास मेरी माँ की शादी का लहंगा है। मेरा बहुत मन है कि मैं वही पहनूं। उसको पहनने से मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मेरी माँ मेरे साथ है। नीलम का घर फूलों से सजा हुआ होता है। हर तरफ फूल लगे हुए थे। लड़ियाँ भी चमक रही थी और मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। बच्चे इधर उधर खेल रहे होते हैं। कंगना और नीलम दोनों तैयार हो जाते हैं। वो दोनों बेसब्री से बारात का इंतजार कर रही थी। बारात भी आ जाती है। पंडित जी ने दुल्हनों को नीचे बुलाने के लिए कहा। सोनाली दोनों को नीचे ले आती है। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। शादी में कन्यादान के लिए पंडित जी पहले नीलम के पिता को पुकारते हैं। नीलम के पिताजी नीलम का कन्यादान कर देते हैं, जिसके बाद पंडित जी कंगना के पिताजी को बुलाते हैं, पर कोई वहाँ पर नहीं आता। वो उसे दूसरी बार बुलाते हैं। कहाँ हैं इनके पिताजी? वो आगे क्यों नहीं आ रहे? पंडित जी, हमारे पिताजी नहीं हैं, हम अनाथ हैं। इतने में नीलम के पिताजी आगे आ जाते हैं। ऐसा नहीं बोलते बेटा, मेरे लिए तुम में और नीलम में कोई फर्क नहीं है। जैसे नीलम मेरी बेटी है, वैसे तुम भी हो। लोगों को तो एक भी कन्यादान नसीब नहीं होता, और देखो मैं कितना नसीब वाला हूँ। मुझे 2 बेटियों का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या मैं आपको पिताजी बुला सकती हूँ? हाँ बेटा। आपने मुझ अनाथ को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है। आपने मुझ जैसी कन्या का विवाह करवाया और कन्यादान भी किया। सच में मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ जो मुझे इतने प्यार करने वाले लोग मिले हैं। इसके बाद कंगना और नीलम की शादी संपन्न हो जाती है। वो खुशी खुशी अपने ससुराल में चली जाती हैं और उन दोनों को अपने ससुराल में बहुत प्यार मिलता है। और कंगना अब अनाथ नहीं है। रोहन के माँ बाप भी उसके माँ बाप हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।